Hello, dear students and all respected viewers, and warm welcome to all of you to the Arya Academy. And well wishes to all dear students, those have passed SSC 10th Standard Board Examination. And I am Pritam sir. Now we will see the first lesson of OCM, an Organization of Commerce and Management of 11th Standard. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले हम OCM इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने फुल फॉर्म देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो यह सब्जेक्ट आपने 10th स्टैंडर्ड तक ना तो सुना था ना देखा था, बट ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको इंग्लिश बहुत बेहतर आती है या फिर इंग्लिश में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर सब्जेक्ट होगा। ये जो शब्द अभी मैंने कहे हैं ये उन बच्चों के लिए जो वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं, जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम में होते हैं उनसे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो बहुत से वर्ड्स फैमिलियर होंगे, बट जो हिंदी मीडियम से रहे होंगे बच्चे उनके लिए बहुत सारे इसमें नए शब्द होंगे। जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है व्यवस्थित करना, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। या किसी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था, जो व्यवस्थित संस्था चल रही है वो। कॉमर्स मीन्स वाणिज्य, यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो भी हम बिजनेस करेंगे, जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि इकोनॉमिक हो, उसमें कॉमर्स आता है, तो उससे हम रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन करना, किसी भी चीज़ को ढंग से करना, प्लानिंग करके करना, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का जो भी है नॉलेज कि OCM क्या है। तो ये सब्जेक्ट जो है बिजनेस को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैनेज करें और कैसे हमें प्रॉपरली उसमें वर्क करना है, कैसे उसको आगे तक लेकर के जाना है बिजनेस को, और कैसे उसे प्रॉपर मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस ये लेसन का नाम है। तो इसके अंदर देखिए जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो लेसन प्लान है आपको पहले से दे दिया गया है। 1.1 देखिए आपका इंट्रोडक्शन, हम इसका परिचय देखेंगे 1.1 में। देन 1.2 है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 1.3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही हम 1.3.1 यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजनेस देखेंगे। फिर 3.2 जो है वो है आपका प्रोफेशन, और उसके बाद 3.3 वो है एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी कि जिससे हम अर्न कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, लोग लेसन में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे। फिर 1.4 है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब लक्ष्य, बिजनेस के क्या लक्ष्य हैं वो। फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो प्रॉफिट होता है उसका रोल क्या होता है किसी भी बिजनेस में, वो हम देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, फिर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उसके अंदर कौन से टाइप है, फिर उसको किस भाग में बांटा जाता है। तो उसमें पहला है आपका इंडस्ट्री और दूसरा है आपका कॉमर्स। उसके बाद हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे, समरी देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये हमारा पूरा लेसन का टोटल प्लान पहले से आपको दे दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है इस लेसन का। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन से लेकर के जो ये 1.3 पॉइंट तक पूरा कवर करेंगे, ये हम पार्ट 1 में देखेंगे, और जो दूसरा है उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। मतलब कि 1.4 से लेकर के जो अदर्स हैं ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। और जो 1.1, 1.2 और 1.3 है उसका एक्सप्लेनेशन आज हम देखते हैं। तो उसके पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर एक डिस्कशन किया हुआ है, डायलॉग राइटिंग जैसा आप लोग इंग्लिश में देखते थे। देखिए आपको ने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यानी कि जो उसमें राइटिंग स्किल थी और नोट मेकिंग, ये सब चीज़ें अगर आपको बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से आती है ना, तो आप इस जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, जैसे मयूरी है, नेहा, राजेश, चार्मी एंड गौतम। वो जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, आपस में वो चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस को वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिसेस देशमुख जो हैं कि काउंसलर हैं, वो वहाँ पर आती हैं और वो उन बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसेस देशमुख है वो आई हैं, अब वो क्वेश्चन कर रही है। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है,
Did you experience during SSC preparation your mother served you tea coffee? आपकी मम्मी जो SSC प्रिपरेशन के समय आपने ऐसा दिखा ना कि आपकी मम्मी आपको टी कॉफ़ी सर्व करती थी। तो ऑल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मयूरी, नेहा, राजेश, चार्मी, गौतम, ये सब बोलते हैं कि हाँ यस मैडम, हाँ हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो मिसेस देशमुख देखिए फिर पूछ रही हैं, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय योर मदर, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ थी, है ना। देख लीजिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो किसके मदर के द्वारा परफॉर्म की गई थी। नाउ डू यू गैदर्ड इन कैंटीन फॉर SSC एग्जाम, सॉरी आफ्टर SSC एग्जाम एट एनी फूड एंड पेड मनी। अब उसके बाद देखो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या आपने ये देखा कि SSC प्रिपरेशन के समय आपकी मम्मी आपको टी कॉफ़ी ऐसा सर्व करती थी क्या? तो सभी ने कहा हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ देखो आपकी मम्मी ने कुछ तो एक्टिविटी की। अब इसके बाद मुझे ये बताओ कि SSC एग्जाम के बाद क्या आप किसी कैंटीन में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे कुछ खाया और उसके लिए आपने क्या पैसे पे किए? तो देखो अभी ऑल जो है उन्होंने भी फिर से वही रिस्पॉन्स किया, यस मैडम, हाँ मैडम हमने किया। वी गैदर्ड इन कैंटीन, हम कैंटीन में इकट्ठा हुए थे और हमने खाया भी, और उसके बाद हमने क्या किया, पेड मनी फॉर द सेम, और उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, पैसा भी पे किया। तो अब जो मिसेस देशमुख जी हैं वो अब पूछ रही हैं कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो क्वेश्चन कर रही है कि क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो उसमें देखिए जो मयूर और गौतम है ना, वो कह रहे हैं कि यस मैडम, हाँ मैडम हमें पता है कि क्या उसके अंदर डिफरेंस है। तो सॉरी, मयूर कहता है कि यस मैडम, और गौतम का नीचे डायलॉग है। गौतम बोलता है कि व्हेन यू डू एनी वर्क इन रिटर्न यू गेट मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देख लीजिए आपको यहीं पर मिल गया इसका डेफिनेशन। अगर किसी ने भी पूछा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हेन यू डू एनी वर्क इन रिटर्न यू गेट मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो और उसके इन रिटर्न में आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसके बाद देखो जो नेहा है, नेहा कह रही है कि अपोजिट ऑफ दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर इसका हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न में हमें अगर पैसा नहीं मिलता है तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे देखो ऊपर के एग्जांपल में ही ना, अगर मदर आपको टी कॉफी सर्व करती है तो आप पैसे देते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर वही चीज आप अगर कैंटीन में लेते हो तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ये कन्वर्सेशन देखिए और भी आगे चला है। फिर उन्होंने बोला कि मिसेस देशमुख ने बोला कि कुड यू गिव एन एग्जाम्पल। अब वो पूछ रही हैं, जैसे कि उन्होंने तो पहले एक एग्जाम्पल दिया था तो इन बच्चों को पता चला, अब वो बोल रही कि क्या आप भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या। तो देखो राजेश से कह रहा है कि यस मैडम, हाँ मैडम हमें दे सकता हूँ। व्हेन मदर स्टिचेस ड्रेस फॉर हर डॉटर और मदर सर्व टी कॉफी ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन टाइम इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जब मम्मी अपने छोटी बच्ची के लिए कपड़े सिलती है या फिर जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय टी कॉफी जो उन्होंने हमें सर्व किया तो वो क्या था, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। बट यानी कि लेकिन व्हेन अ टेलर स्टिचेस अ ड्रेस फॉर अ कस्टमर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही गेट्स मनी। लेकिन देखो माँ भी तो सिल रही थी ना, लेकिन यहाँ पर अगर टेलर अगर सिल करके ड्रेस देता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसके बदले में क्या लेगा, पैसे लेगा आपसे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। अब इसके बाद देखिए मिसेस देशमुख जी कह रही हैं वेरी गुड, शाबाश, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अगर मदर स्टिच करती है किसी भी ड्रेस को और टेलर भी वही स्टिच करेगा, लेकिन दोनों की एक्टिविटी तो सेम है, मतलब दोनों काम सेम कर रहे हैं, लेकिन एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक कौन सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी में टेलर को पैसे मिलेंगे। तो अब देखो चार्मी ने पूछा है इस टेलर एक्टिविटी इज अ बिजनेस और प्रोफेशन। अब उन्होंने पूछा है चार्मी, इनका भी एक क्वेश्चन आया है कि जो काउंसलर है उनसे कि मैडम जो ये टेलर जो काम कर रहा है ना वो बिजनेस है या उसका प्रोफेशन है। तो अभी मिसेस देशमुख बोल रही हैं कि वेल चिल्ड्रन, तो ठीक है बच्चों, यू विल हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। आप लोगों को ना बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा और आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद देखो कह रहा है लेट अस स्टडी द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन
डिटेल्स इन दिस चैप्टर। तो जो ये 3 कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया और ये एम्प्लॉयमेंट हो गया, यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन किसका है, सेम वही जो कि कन्वर्सेशन में हम लोगों ने देख लिया है। तो इसमें लिखा हुआ कि ऑल ह्यूमन रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड। जो हमारी आवश्यकता होती है उसके लिए हमें सामान की जरूरत होती है, कुछ सेवाओं की जरूरत होती है, और उन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रख करके जो एक्टिविटीज़ की जाती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जाती है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला आपका होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट वन बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, और उसके बाद क्या आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो ऊपर का कन्वर्सेशन अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है तो ये चार्ट, ये जो ट्री डायग्राम है आपका, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपने देखिए 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो सेम उसी तरीके से है कि नहीं, देख लीजिए ये आपका क्या है, एक ट्री डायग्राम है और इसी ट्री डायग्राम को नीचे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इट मीन्स अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत बेहतर है ना तो आप इस लेसन का प्लान समझ गए होंगे। इसमें जो ट्री डायग्राम आएगा, जो एक्सप्लेनेशन आएगा, उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है, फिर भी जो इसके अंदर चीजें दी गई हैं उनको आप प्रॉपर से समझ लेते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर देखो कि क्या है कि जो हमारा पर्सनल होता है या सोशल होता है, जो रिलीजियस होता है, रिलीजियस मतलब धार्मिक काम, कल्चरल मतलब संस्कृत से रिलेटेड, जो हमारे सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं ना, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, जो बिना पैसे के किसी इच्छा के, एक्सपेक्टेशन के, आशा के अगर हम वो काम करते हैं खुद के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए, तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि रीडिंग ऑफ बुक हो गई, सर्विंग पीपल, लोगों की सेवा करना हो गया, कुकिंग हो गया, कुकिंग बाय मदर क्या मतलब सिस्टर भी करती हैं, इवन हम भी करते हैं कभी कभी। तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट ऑल लेवल्स within a society is called economic activity। तो आप इस प्रॉपरली इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ऊपर वाले को भी और इसको भी, एज अ डेफिनेशन आपका, या फिर जो आपने डायलॉग में देखा था ना, जो कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें भी जो दिया गया है डेफिनेशन, उसको भी आप लिख सकते हैं और उनको लर्न करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, ये अंडरस्टैंड तो हो जाएगा बट इसका प्रॉपर नोट्स बना के जब आप लर्न कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए वो बेहतर होगा। तो इसमें देखिए कह क्या रहा है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटना, लोगों तक पहुंचाना, और फिर कंजम्पशन ऑफ गुड, जो गुड्स हैं उनको कंज्यूम करना, और उसके बाद सर्विस पहुंचाना, सर्विस एट ऑल लेवल, जो सर्विस है वो लोगों तक हम जब पहुंचाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब एग्जांपल में देखें तो वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, अगर कोई भी वर्कर किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वो हमारा क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटीज अर्निंग लाइवलीहुड, और जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, इसी से हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपनी जिंदगी को और अच्छा और बेहतर बना करके आगे जीते हैं। तो अब तक जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कई बार रिपीट हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऊपर देखा ट्री डायग्राम में कि 3 उसको भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला है जो टाइप, वो है आपका बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, देखो बिजनेस को अगर हम लोग समझे ना, अभी यहाँ पर अगर अपने स्टार्टिंग से चाहे ऑर्गेनाइजेशन देखा हो, मैनेजमेंट देखा हो, कॉमर्स देखा हो, ये सब पता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ना मेरा ग्रामर वाला सेक्शन देखिएगा, मैंने उसको कहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो बिजनेस, इसमें भी NESS आ रहा है ना, बिजी रहना मतलब होता है कि व्यस्त रहना, और उसमें अगर NESS हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस। यानी कि हम किसी भी काम में जो व्यस्त रहते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज चलती रहती है ना, वही हमारा क्या है, बिजनेस है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हमेशा सब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। एक्चुअली ये थोड़ा ग्रामर का पार्ट है, बट आपका अगर ग्रामर बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो ये लेसन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बिजनेस रिप्रेजेंट्स
ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ये देखिए बिजनेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, चाहे वो कोई अकेला करे, इंडिविजुअल मतलब अकेला, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर अकेले लोगों का जो कोई ग्रुप होगा वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विस एंड सेल देम इन द मार्केट। ये क्या एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, बिजनेस क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। और पर्सन इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस गुड्स, किसी भी सामान को प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने बैंगल्स देखे होंगे, या फिर जो खाने पीने के होते हैं ना, जैसे कि आपने वड़ा पाव ये नॉर्मली देखा होगा, या बिस्किट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद ही तो हम तक आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। और रही बात सर्विस की, तो सर्विस में देखिए जैसे कि लाइट बिल भरना होता है ना आप लोगों को, या फिर बहुत से आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जैसे एजुकेशन की बात कर ले, हम क्लासेस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे हमें गुड्स थोड़ी मिलते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं। तो इन सर्विसेज को जो हम मार्केट में सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। टू कीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। और हमेशा याद रखना, आप इन फ्यूचर भी बार बार यही पढ़ोगे कि जो भी बिजनेस होता है ना वो हमेशा वे ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए होता है, तो हमें उसके अंदर प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इट स्टडीज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड इन द ऑफ द सोसाइटी। और ये क्या करता है, सॉरी सेटिस्फाइड होगा ये, इट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर देता है। फिर से हम ये देख लेते हैं, ये क्या करता है, इट सेटिस्फाइज, वो सेटिस्फाई करता है मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड, जो भी नीड होती, जो आवश्यकता होती है सोसाइटी की, वह उस चीज को सेटिस्फाई कर देता है, उसको संतुष्ट कर देता है बिजनेस के द्वारा। और जब आप उसको संतुष्ट कर पाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगी। और उसके बाद देखिए दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स द मेकिंग ऑफ गुड्स। अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं मतलब कि हम वो गुड को बनाने की, उस सामान को बनाने की बात कर रहे हैं। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। और गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। मैन पावर के भी थ्रू या फिर मशीन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड growing food grains in an example of agriculture production. However, converting oil seed into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. तो इसमें देखिए क्या कहा है कि जो हम लोग लैंड होता है ना, उस पर अगर हम लोग कोई फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया। और अगर वही जो ऑयल सीड है उसको लेकर के एडिबल ऑयल में हमने कन्वर्ट कर दिया मैन पावर और मशीन का यूज करके, तो वो हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स अलग होता है। वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल से हम जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। अब इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है तो उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना होगा ना, क्योंकि जो चीज हमने अब बना ली है तो बनाने के बाद क्या हम उसको अपने पास थोड़ी रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में लेकर के आएंगे, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो भी गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हम क्या करेंगे, उसके मार्केटिंग करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, और उसमें क्या आएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट आएगा, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। वेयर हाउसिंग आएगा, मतलब कि जो भी हमने चीजें बना ली हैं तो उसको एक जगह पर इकट्ठा करके हम रखें। एडवर्टाइजिंग, हम उसको क्या करें, एडवर्टाइज करें, उसका हम प्रचार करें, प्रसार करें। विच फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। अब ये क्या करेगा, यही वो चीज है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब कि जो बनाने वाला है, जो वो सामान बना रहा, गुड्स बना रहा है, वो चीज कहां तक पहुंचेगी, फाइनल कंज्यूमर तक। जो कंज्यूम, देखो कंज्यूमर मतलब क्या, इसको हम अगर समझें नॉर्मली इंग्लिश का हिंदी समझें कि कंज्यूम करना मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, तो ग्रहण करने वाला, उस चीज को लेने वाला, वही हमारा क्या होता है, कंज्यूमर होता है। तो जो प्रोड्यूसर है, जैसे मान लीजिए कि आप वेफर्स खाते हो, आप बिस्किट खाते हो, तो प्रोड्यूस करने वाला तो पार्ले जी है ना, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठा है, लेकिन आप कहाँ बैठो, आप अपने घर में बैठो, फिर भी आपको पार्ले जी बिस्किट मिल रही है, 2020 बिस्किट मिल रही है। चलो तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में देखिए कौन सा है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैनले और प्रोफेसर प्राइड, ह्यूग्स एंड कपूर, इनका दिया हुआ है।
तो जो भी प्रोफेसर्स द्वारा डेफिनेशंस दे दिया जाता है तो वो हमेशा एज इट इज़ होना चाहिए। जो नॉर्मली हमने ऊपर डेफिनेशन देखे थे ना इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, तो अलग अलग डेफिनेशन थे, तो उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो ये डेफिनेशंस दे दिए जाते हैं ना, जैसे प्रोफेसर हैनी ने जो डेफिनेशन दिया है, प्रोफेसर प्राइड ने दिया है, ह्यूग्स कपूर जी ने दिया है, तो ये एज इट इज़ होना चाहिए, जैसा दिया है वैसा ही होना चाहिए। तो इसे आप प्रॉपरली लिखेंगे और इसे प्रॉपरली एज इट इज़ लर्न करने की कोशिश करेंगे और वैसा ही लिखना है हमें, तभी आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो कि डायरेक्टेड है, मतलब कि उसका निर्देश, उसका दिशा किस तरफ है, टूवर्ड्स द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तरफ है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने की तरफ है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसे, धन, धन को क्या करते हैं वो जो प्रोसेस करते हैं, मतलब कि कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। ऐसा प्रोफेसर हैनी ने अपना डेफिनेशन दिया है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें जो प्रोफेसर प्राइड, ह्यूग्स एंड कपूर जी ने दिया है, the organized efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and service that satisfy society's need। तो बिजनेस देखिए क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए, एंड सेल फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट। देखो कोई भी चीज़ अगर कोई बना रहा है ना तो वो सेल करेगा, तो किस लिए सेल करेगा, प्रॉफिट के लिए ही सेल करेगा। द गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड हो चाहे कोई भी सर्विस हो, सर्विस मतलब कोई भी सेवा, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो बनवाते हैं, बनाते हैं, या फिर लाइट बिल भरना, या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो लेटर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो वो सब क्या होती है, हमारी सर्विस होती है। तो इन सभी चीज़ों को करना किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, एंड टू सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड, उसमें हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, सोसाइटी की जो नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको हम परिपूर्ति करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया दो डेफिनेशन, इसे एज इट इज लिख लीजिएगा बच्चों, और एज इट इज ही लर्न करिएगा। और जब भी आपको पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या है, तो अगर आपने इनका लर्न किया है तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख करके बता दीजिए कि ये प्रोफेसर हैनी जी का है। अगर आपने सेकंड वाला डेफिनेशन लिखा है तो वहाँ पे आप बता दीजिए कि प्रोफेसर प्राइड, ह्यूग्स एंड कपूर जी का जो डेफिनेशन था वो हमने लिखा है। तो अब हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो बच्चों इसमें टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, बट स्टार्टिंग 1 2 3 है, वो हम पहले देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स भी कहते हैं इसे, जो बिजनेस के फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधी सी बात है, हम ऊपर से नीचे अभी तक हमने सिर्फ वही सीखा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। तो ये जो हमारा बिजनेस है, इसका काम ही है कि हम क्या करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। हमारी एक्टिविटी ऐसी हो जिससे कि हम क्या करें, पैसे कमा सके, हमारे पास पैसे आ सके। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या होता है, हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंडरटेक करते हैं एक्टिविटीज़ को, ताकि हम क्या कर सके, पैसे कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकें। इट इज़ बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। देखो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ, और ये चीज़ें ना जो होंगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ये किसी से प्यार के लिए, किसी से अफेक्शन के लिए, फीलिंग्स के लिए नहीं होंगी। यानी कि इसमें भैया अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तो इसमें किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं होता। इट इज़ नॉट बिकॉज, किसी प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, किसी की फीलिंग के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जो कर रहे हैं वही हमारा क्या है, बिजनेस है। एंड द सेकंड वन, टू पार्टीज। इसकी विशेषता ये है, इसका फीचर ये है कि इसके अंदर टू पार्टीज होने ही चाहिए। सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि जो प्रोड्यूसर होगा उसको अपने जो भी गुड्स है या फिर जो भी सर्विस है वो उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो हमेशा बिजनेस के लिए ना दो जन की जरूरत होगी, यहाँ पर हमेशा एक्सचेंज होगा। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज, कोई लेगा तो कोई देगा, इस तरीके से। अगर हमने किसी को कोई चीज दिया तो उससे हमें क्या लेना है, पैसे लेने हैं, इस तरीके से। मिनिमम 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी तो वहां होने ही चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। पहला कौन सा, सेलर, और दूसरा बायर, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द
सेलर विच में बी ओरल और रिटन। तो हमेशा जो बिजनेस होता है एक तरीके का एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, वो या तो ओरल हो सकता है या तो फिर रिटन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टू पार्टीज उसमें होती हैं। अब इसके बाद है थर्ड वन हमारा प्रॉफिट मोटिव। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसके बाद टू पार्टीज। अब देखेंगे हम प्रॉफिट मोटिव कि जो बिजनेस हम करते हैं ना उसका एक ही मोटिव होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एकदम बेसिक पर्पस यही होता है, एक मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि हम पैसे कमाएं। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हम क्या करें, पैसे कमाएं, प्रॉफिट करें हम। तो बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। तो जो बिजनेसमैन होता है ना वो हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी वो प्रॉफिट कमाए वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे उसे अपने जो भी गुड्स हैं उसकी जो वॉल्यूम है यानी कि अधिक से अधिक वो चीज़ों को बेचे, और उसे बेचने के लिए भले ही उसको रिड्यूस इट्स कॉस्ट। अब उसकी जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और अधिक से अधिक चीज़ों को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना, यही एक बिजनेसमैन का हमेशा एक मोटिव रहता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पर देखिए द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। और एक और चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर छोटा बिजनेस है तो कम प्रॉफिट होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है, अपने आप में अलग अलग होता है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ वन देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विस का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे। इट मीन्स अगर हमें बिजनेस करना तो सीधी सी बात है, या तो हमें कोई सामान मार्केट में लाना होगा या तो फिर हमारी कोई सर्विस लानी होगी। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विस दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस enterprises. Goods are either manufactured or produced from the suppliers with the aim of selling it further to the consumer for profit. अब यहाँ पर देखो, या तो वो जो गुड्स हैं या तो उसको आप मैन्युफैक्चर करो या तो फिर किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी सप्लायर से आप ले लो और उसको आगे चल करके एंड सेलिंग इट फर्दर, आगे उसको बेचिए। किसे बेचिए, उस कंज्यूमर को जिसे उसकी जरूरत है उसको बेचिए और वहां से आप क्या करिए, प्रॉफिट अर्न करिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, और उसके अंदर हम चाहे तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या किसी भी सप्लायर से लेकर के उस चीज को हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और उसमें हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ वन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पर हम गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। बिजनेस इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस लिए, मनी वर्थ के लिए, पैसे के लिए। तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। तो जो भी टोटल इसके अंदर आपको दिया हुआ है इसको पूरा रीड करिएगा, और रीड करने के बाद जो आपको लगे कि हाँ प्रॉपर पॉइंट्स हैं तो उसको आप लोग लिखिएगा। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, that is stitches a dress for a daughter, it cannot be called as a business activity, but stitching of dress in a tailoring shop, taking stitches charges for the business activities. Similarly, देखिए जो ऊपर चीज़ें समझाई गई ना वही चीज़ें वापस से आपको इस यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा इसको बेहतर तरीके से। और जो इसके प्रॉपर देखिए जो सीक्वेंस में 10 इसके फीचर्स होंगे उसको आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और इसके अंदर जो भी कंटेंट हैं उस कंटेंट को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब 6 वन है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। देखिए बार बार दो चीज आ रही है, गुड्स एंड सर्विस, सामान और जो सेवा होती है वो वही चीज होती है जो बिजनेस का बेस होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज है जिसे आप बेच सकते हो, कोई आपकी सेवा है जिसको कोई चाहता है सामने वाला खरीदना, तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विस। तो हर किसी का बिजनेस ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होता है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। बिना गुड्स और सर्विस के तो बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर आपको बिजनेस करना तो सीधी सी बात है, कोई आपको पास सर्विस होनी चाहिए या फिर कोई गुड्स होना चाहिए। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है, फिर कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। और जो सर्विसेज है उसको आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, और या तो फिर जो इसेंशियल चीजें होती हैं
उन सब चीज़ों को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया और उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, तो इसके किसी कोई भी चीज़ हम बनाते थोड़ी हैं। हम किसी भी चीज़ को, आप लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस, इसमें हम किसी चीज़ को बनाते नहीं है, लेकिन हम सर्विस दे रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को ले जा रहे होते हैं, हम बैंकिंग करना, इंश्योरेंस करना सब सिखा रहे होते हैं। आप वापस एक ट्री डायग्राम देख सकते हैं। गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में क्या आते हैं, टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स में आते हैं मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये भी आप देख लीजिएगा और इसे एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम 7th देखेंगे। जो 7th वन है वो है हमारा कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अब सीधी सी बात है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने आज स्टार्ट किया, कल उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या फिर जितना हमने एक्सपेक्टेशन किया था उतना नहीं मिल रहा है, फिर हमने बिजनेस बंद कर दिया, तो वो गलत है। नहीं, उसमें अंदर हमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें हमें निरंतरता होनी चाहिए। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शन। जो भी उसका काम होगा उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। Example, if a person sell his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. अब देखिए, अगर कोई पर्सन है उसने खुद की ही मोटर कार को बेच करके अगर प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही बार कार करेंगे, बेचेंगे ना, या फिर अपना मोटर बेचेंगे। लेकिन बिजनेस में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अभी जो रेगुलर कार डीलर होते हैं, जो रेगुलर उसको सेल कर रहे हैं और जो कंज्यूमर है उसको परचेस कर रहे हैं, तो जाकर के वो आपका क्या हो जाएगा, एक बिजनेस होगा। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो भी डीलिंग है आपकी उसमें कंटिन्यूटी होगी, तभी वो आपका बिजनेस कहलाएगा। अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे। तो अनसर्टेन रिटर्न, इसमें क्या होता है, बिजनेस में हमारा अनसर्टेन रिटर्न होता है। इन बिजनेस द रिटर्न नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटेड। सीधी सी बात है, बिजनेस में कोई भी चीज़ ना पहले से ही फोरकास्टिंग नहीं की जाती, मतलब कि भविष्यवाणी नहीं हुई होती है इसमें कि हाँ चलो आपको इतना मिलेगा ही और इसकी गारंटी है कि आपको इतना मिलेगा। बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस। जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें उसको लॉस भी हो सकता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये था 8th पॉइंट। 9th पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पर रिस्क भी होता है, जो कहते हैं ना कि बिजनेस एक रिस्की काम होता है। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जो रिस्क को हैंडल कर लेते हैं, वही बिजनेस प्रॉपर करते हैं। इसलिए देखिए, बिजनेसमैन बहुत कम होते हैं, जो अदर है प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उसमें लोग ज़्यादा होते हैं। तो रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। तो रिस्क क्या है, की एलिमेंट है हर एक बिजनेस का। इट इज कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। यहाँ पर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमने सोचा है कि हमें प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें लॉस भी हो सकता है। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। हो सकता है कि वहां पर कुछ अनडिजायरेबल इवेंट हो, अनफेवरेबल चीजें हो, जिसकी वजह से हमने जो सोचा था कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम अदर रिस्क। और बहुत सी बिजनेस में अदर रिस्क भी होते हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। हाँ, जो उसके रिस्क हैं उसको हम मिनिमाइज्ड, बहुत कम कर सकते हैं। मिनिमाइज करना मतलब कम कर लेना, लेकिन उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हमें फेस करना ही होगा। सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं कि जो कंट्रोल के बाहर होते हैं बिजनेसमैन के, जैसे कि कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर का टेस्ट कैसा होगा, वो थोड़ी ना किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में होता है। उनकी लाइक और डिसलाइक, उनकी पसंद नापसंद, उनका फैशन, उनके चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में किसी भी बिजनेसमैन का हाथ नहीं होता, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। या फिर फायर, आग लग गई हो, थेफ्ट, चोरी हो गई हो, या नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बना करके रखे हैं, जो गुड्स बना के रखे हैं, अगर वो डैमेज होते हैं तो उसमें उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। नो बिजनेस इज फ्री फॉर ऑल अबव फैक्टर्स। कोई भी बिजनेस ना इन जो भी अबव फैक्टर्स आपने देखे, चाहे कंज्यूमर्स के लाइक्स डिसलाइक हो, चाहे प्रोडक्शन के मेथड में चेंजेस करना हो, फैशन हो, चोरी हो, चाहे नेचुरल कैलामिटीज है, सभी को ये फेस करना ही होता है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क, जो कि 9th उसका बिजनेस का 9th कैरेक्टरिस्टिक्स था या फिर फीचर था। अब हम लोग लास्ट वन देखेंगे, 10th वन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सीधी सी बात है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना होगा कि जो सामने वाला कस्टमर है ना, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो आपसे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस, इज नॉट एक्सपेक्टेशन टू इट।
और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, वही एक अल्टीमेट एम होता है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का या फिर बिजनेस का। उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको साथ में लेके चलना ही होगा कि भाई सामने वाले को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। और आजकल का जो बिजनेस है, जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, वो इसी चीज़ पे मतलब कि बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि कस्टमर्स को वो किस तरीके से सेटिस्फाई करें। बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट द रीजनेबल प्राइस। तो सीधी सी बात है, कस्टमर को क्या चाहिए, एकदम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी वाली सर्विस चाहिए, वो भी किसमें, रीजनेबल प्राइस में, मतलब कि कम से कम कीमत में उनको चाहिए होती है। तो अगर आप ये प्रॉपर दे सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आप बिजनेस में क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। और पर्पस, बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए हमेशा, कि वो हमेशा क्रिएट करे और रिटेन करे, जो कस्टमर्स है ना उनको क्या करे, वो बनाए और उनको हमेशा कंटिन्यू रखे। कि एक बार अगर कस्टमर ने आपसे कोई चीज ली, अगर आपके पास का गुड उन्होंने एक बार ले लिया आपसे, एक बार सर्विस ले ली, तो वो बार बार आपसे ले, तभी आप क्या हो पाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे करके अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। तो ये अब तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा बिजनेस का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, फिर इसको लर्न करेंगे, तब जा करके ये प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो आपका बिजनेस वाला पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके पहले हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था। पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है टू पार्टीज, तीसरा है प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, फिर 7th वन हमारा है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, 8th वन है अनसर्टेन रिटर्न्स, 9th वन एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड 10th वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये जैसा दिया हुआ है उसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, और प्रॉपर ये जो हेडिंग्स है इसको लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन भले आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे चलेगा, बट इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में आप लोग लिखिएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि बिजनेस क्या होता है और वो कैसी एक्टिविटीज है, और उसके डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्रोफेशन क्या है। हमने देखा था ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 है, पहला बिजनेस, फिर प्रोफेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। तो हमने बिजनेस देख लिया है, अब हम प्रोफेशन देखेंगे। तो प्रोफेशन के बारे में इंट्रो दिया गया है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज। ये देखिए, जो एजुकेशनल नॉलेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके कभी भी जब आप प्रोफेशन का डेफिनेशन लिखेंगे तो एजुकेशनल नॉलेज आना ही चाहिए, एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम। तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन वही है कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमारा एजुकेशनल नॉलेज हो, हमारा कोई स्पेशल स्किल हो, उसको हम वहाँ पर रेंडर कर रहे हैं सर्विस को, ताकि हम क्या कर सके, पैसे अर्न कर सके, इनकम ले सके। और इसके एग्जाम्पल में देखिए, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एसेट्रा जो भी है ना, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ये अपनी सर्विस देते हैं और उसके बदले में क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, ये क्या देते हैं, अपनी सर्विस। जो भी उनके पास स्किल होता है, जो उनके पास नॉलेज होता है, जो उनके पास डिग्रियां होती हैं, उनका यूज करते हैं वो, ताकि वो पैसे अर्न कर सके। अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स मीन्स वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, जो इसके कह सकते हैं विशेषताएं क्या क्या हैं वो। तो फर्स्ट वन है एम, सेकंड वन है क्वालिफिकेशन, एंड थर्ड वन है फाइनेंशियल रिटर्न। एक्चुअली इसमें 7 फीचर्स हैं, बट पहले हम ये 3 देखेंगे, फिर बाद में 4 को देखेंगे। तो एम, सीधी सी बात है कि एम क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा प्रोफेशन का, सेम पैसे कमाना। तो इसको देखो कैसे लिखा हुआ है, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। हर एक प्रोफेशन का प्रैक्टिस लोगों द्वारा इसीलिए किया जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। एंड ऑल्सो दे हैव रेंडर सर्विस टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और वो क्या करते हैं, क्लाइंट को सर्विस देते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस
ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। सीधी सी बात है कि बिना क्वालिफिकेशन के आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको BA MS MBBS ये पढ़ना होगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB पढ़ना होगा, वो डिग्री लेनी होगी, तब जाकर के आप वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीधी सी बात है, जो भी उसके क्राइटेरिया हैं कि पहले आप CET निकालो, फिर CPT निकालो, उसके बाद फिर किसी CA के अंडर में वर्क करो, तब जाकर के आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक डिग्री मिलता है। और ये क्वालिफिकेशन चाहिए होगी सबसे पहले कि आप किसी भी प्रोफेशन को कब पाएंगे, जब आप क्वालिफाई होंगे तब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आप उस प्रोफेशन में आएंगे, तब आपको कहा जाएगा कि हाँ आप प्रोफेशनल हो। एंड ईच पर्सन हैज एन सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस नॉलेज हैज टू बी required only by systematic and formal training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. तो सीधी सी बात है, जिनके पास वो नॉलेज ही नहीं है तो वो उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड वन में देखिए क्या है, फाइनेंशियल रिटर्न। तो प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। तो प्रोफेशनल को क्या मिलती है, फीस मिलती है। जो भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं ना, तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है, फीस मिलती है। और इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। और सीधी सी बात है कि कोई फिक्स्ड नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये CA, ये वकील बहुत ज्यादा चार्ज करता है, बहुत ज्यादा लेता है, तो सीधी सी बात है कि उनका कोई फिक्स नहीं होता कि नहीं CA है तो इनको इतना रुपया ही दिया जाएगा। नहीं, वो अलग अलग करते हैं। जैसे डॉक्टर को ले लो, अगर आपके बगल में कोई डॉक्टर होगा तो वो पहली मीटिंग का 100 रुपीज देता होगा, तो अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में आप गए तो वहाँ पे 1000 रुपीज भी लेते होंगे। तो इस तरीके से इनका प्रोफेशन का जो फीस होता है ना, वो फिक्स्ड नहीं होता। प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, या तो किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर्स को देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और CA भी काफ़ी बड़े बड़े फर्म में काम करते हैं, इंजीनियर भी बड़े बड़े फर्म में काम करते हैं, या तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद की भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी बट those who practice privately, example self employed gets fees। देखो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अगर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन वो प्राइवेटली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और उनको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। तो हम लोगों ने जो भी इसके 3 फीचर्स थे वो देख लिए हैं। अब हम इसके 4th, 5th, 6th और 7th को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 4th है वो हमारा है कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी। Profession can be practiced independently or professional can work under someone. Independent practicing professional requires huge capital for setting his practice. अब देखो, सीधी सी बात है कि अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो वो अगर बड़ी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो इजीली कर लेगा ना। लेकिन अगर उसको खुद का हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तभी तो वो हॉस्पिटल बना पाएगा। और जब हॉस्पिटल बना पाएगा तब उसमें वो प्रैक्टिस कर पाएगा। तो इसलिए लोग पहले ही वो नहीं बनाता है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लूँ तो उसे भी अगर अपनी ऑफिस सेट करनी है तो काफी पैसे लगेंगे ना उसमें, तो वो पहले क्या करते हैं, वो लोग किसी बड़े चार्टर्ड अकाउंट का जो फर्म होगा वहां पे पहले वर्क करते हैं और उसके बाद फिर अपना वो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है और मेंबरशिप कैसे मिलता है। तो सम प्रोफेशन हैव अ काउंसिल विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशन। दिस प्रोफेशनल हैव टू रजिस्टर देम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीधी सी बात है कि कुछ काउंसिल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उन प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। तो अगर कोई लॉयर है तो उसको सीधी सी बात है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां से सर्टिफिकेट लेना होगा, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको ICAI से लेना होगा, और जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को कहाँ से मिलेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मिलेगा। तो द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। और सीधी सी बात है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ना तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, आपको मेंबरशिप लेनी ही होगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI होता है, लॉयर के लिए बार काउंसिल होता है, और जो डॉक्टर्स उनके लिए मेडिकल एसोसिएशन होता है। और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है ना, वो उन्हें फॉलो करना ही होगा, तभी वो प्रोफेशनल कहलाएंगे।
तो ये था फिफ्थ वन। अब सिक्स्थ वन है हमारा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि दे देना, दूसरे को ट्रांसफर कर देना। तो इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, मतलब कि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो क्या मेरे अपने भाई को वो प्रोफेशन दे सकता हूँ क्या? नहीं। मैं किसी अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, वो मेरे नाम पे है, तो वो मेरे पास ही रहेगा। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अगर चाहे ना तो भी वो नहीं दे सकता। एग्जाम्पल में, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन, वो अपने बेटे को मेडिकल प्रैक्टिस नहीं दे सकता, या फिर अपनी बच्ची को। हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन, अगर उसके लड़के और लड़की ने अगर वो कंसर्न मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है तो वो चाहकर भी अपने इस प्रोफेशन को उनको नहीं दे सकता है। और सेवेंथ वन है नेचर ऑफ वर्क, इसके काम करने का जो नेचर है, प्रकृति है वो। तो प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विस। एग्जाम्पल एन आर्किटेक्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। अब यहाँ पे उनकी काम करने का तरीका क्या होता है, उनका जो प्रकृति है वो क्या होगी? जो प्रोफेशनल होता है ना वो चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है, पैसे लेता है और अपनी एक्सपर्ट सर्विस देता है कि नहीं? जैसे कि जो आर्किटेक्ट होता है ना, अभी घर बनाने की बात करें तो हम भी कहते हैं कि अरे हाँ ये चीज़ ऐसे बनाओ, लेकिन नहीं, जो आर्किटेक्ट होता है उसके पास पूरा मेजरमेंट होता है, पूरी चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपरली उसका लेआउट बनाता है ऑफिस का, घर का, और उसके बदले में वो क्या करता है? पैसे लेता है। सेम उसी तरीके से अभी दादी जी के नुस्खे तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या वो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? नहीं। तो हमें किसके पास जाना होता है? डॉक्टर के पास ही जाना होता है। तो डॉक्टर जो भी उसने प्रैक्टिस किया है उसका वहाँ पर यूज़ करता है और फिर उसके बदले में हमसे पैसे लेता है। तो ये था हमारा प्रोफेशन, जो कि उसके लिए बहुत ही एजुकेशन की ज़रूरत है, बार काउंसिल से हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और हमने बिजनेस देखा, बिजनेस में हमें बहुत सारा रिस्क वगैरह भी पता चला बाद में, और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी। अब जो थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे इजी होता है और मोस्ट ऑफ द लोग इसके लिए जाते हैं। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जो लोग होते हैं ना वो दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होती है। एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला और एम्प्लॉय मतलब वहां पर काम करने वाला। तो वहां पे ये वाला रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क, देखो ये इसका डेफिनेशन है, इसको प्रॉपरली ना लिख करके लर्न कर लीजिएगा। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, ये भी प्रॉपरली लिख करके लर्न कर लीजिएगा। देखिए जितने ज्यादा आप डेफिनेशन, चाहे प्रोफेशन का हो, बिजनेस का हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो, सभी के आप डेफिनेशन ना लिख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको प्रॉपरली लर्न करिएगा। रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। तो रिम्यूनरेशन मतलब होता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी एवज में हम जो पैसे देते हैं उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो ये और टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है ना, दोनों में मतलब कौन? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में क्या होते हैं? वो पहले से एग्रीड होते हैं कि हाँ भैया महीने भर काम करोगे तो हम आपको 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, आपको आना है सुबह 8 बजे, जाना है 8 बजे। तो इस तरीके से जो एक एग्रीमेंट होगा ना, जो कंडीशंस होंगे, जो टर्म्स होंगे, ये सब चीज़ें पहले से एग्रीड होंगी, तो वही हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के लिए सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये वाला रिलेशनशिप वहां पर होगा ही होगा। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसके भी फीचर्स सेम वही हैं जो प्रोफेशंस के थे, वही 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा एम। एम मीन्स सीधी सी बात है कि क्या उद्देश्य है। तो इसका मेन उद्देश्य सीधी सी बात है, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का उद्देश्य है पैसे कमाना। फॉर मीटिंग नीड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन, अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो सीधी सी बात है कि जॉब ही तो करना है। आप लोग देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन अच्छा खासा चाहिए, जैसा हमने पढ़ा। बट यहाँ पर ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, हर जॉब को कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो चाहिए होता है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। वो नॉर्मली अगर क्वालिफाइड हैं तो भी वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जॉब कैसा है। तो जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जॉब ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर आपकी दक्षता की ज़रूरत हो या फिर आपके उस प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत ना भी हो। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। अगर स्किल्ड जॉब आप कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जॉब ऑफ नर्स है ना, अगर आप नर्स का जॉब कर रहे हैं, सीधी सी बात है उसके लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब
इज नेसेसरी। लेकिन अगर कोई अनस्किल्ड जॉब है तो उसके लिए किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय उसको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत क्या है, उसे तो सिर्फ नॉर्मली ऑफिस के काम करने हैं। अगर उसको कहा दिया जाएगा कि आप चाय लाइए, ये लाइए, फाइल्स रखिए, वो रखिए, तो उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं थर्ड वन, मॉनेटरी रिटर्न। ऊपर देखिए हमने कैपिटल देखा था, यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न है। वहाँ पे कैपिटल मतलब कि उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस को सेटअप करने, सॉरी अपने प्रोफेशन के लिए, एक जगह बनाने के लिए, तो वो कैपिटल था। बट यहाँ पर है हमारा मॉनेटरी रिटर्न, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, पैसे रिटर्न मिलेंगे। तो वेजेस और सैलरी इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होता है, देखिए हमने यहाँ पर देखा ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो जो एम्प्लॉय होता है ना उसको या तो वेजेस मिलेंगे, वेजेस मतलब कि दिहाड़ी, हम जैसे नॉर्मली में कह देते हैं, एक दिन अगर हमने काम किया, अगर हमको पैसे मिल गए तो उसको हम वेजेस, मेहनताना। और सैलरी क्या होती है ना, वो हमें मंथ के एंड में मिलती है, या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि 10 तारीख को मिलेगी, 1 तारीख को मिलेगी, 15 तारीख को मिलेगी, तो वो होती है हमारी सैलरी। तो वो सैलरी या वेजेस पे वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी है कि वेजेस आर पेड डेली और वीकली और सैलरी इज पेड मंथली। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा। Along with the salary, other benefits like bonus, quarter to stay, subsidies, food in canteen, etc. also can be given to employee। और जो सैलरी है उसके अलावा और भी फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर है वो दे सकता है अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि सब्सिडीज, फूड इन कैंटीन, क्वार्टर टू स्टे मतलब कोई घर भी दे सकता है उनको रहने के लिए, या फिर बोनस भी उनको देगा। तो ये सब चीज़ें उसको अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो वो चीज़ उनको वहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी कैपिटल भी है यहाँ पे। हाँ एक्चुअली जो मॉनेटरी रिटर्न मैंने बताया तो उनको जो फीस वगैरह लेते हैं ना वो होगा। एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल वो सेम वही वाला कैपिटल है कि उनको इन्वेस्ट करना होगा। और यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है ना उसको किसी भी तरह का कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉय को हर एक चीज प्रोवाइड कर देता है फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। जो भी वो जॉब देगा ना, जो भी वो काम देगा आपको, तो उसके लिए पहले से पूरा सेटअप करके देगा। तो यहाँ पे हमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली ये वाला जो था ना पॉइंट मॉनेटरी रिटर्न, तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स को फीस वगैरह मिलती है, वो वाला पॉइंट था। एक्चुअली वो थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, बट आप लोग समझ जाइएगा। ये जो कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब फिफ्थ वन है हमारा रजिस्ट्रेशन। हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन। जैसे उसमें हमने देखा था ना कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है, तो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बस क्या करना होता है, जो भी एम्प्लॉय है वहां पे उसको सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को सिर्फ फॉलो करने होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए होते हैं। अब जो 6th वन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर। एम्प्लॉयमेंट को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम इसको क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर कोई टीचर है वो अगर रिटायर हो रहे हैं तो ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। अगर वो रिटायर हो तो वो अपने बच्चों को यानी कि अपने लड़के को या लड़की को उस चीज का जॉब दे नहीं सकते। अब इसके बाद है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि जो नेचर ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर भी है, नेचर ऑफ वर्क। तो एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क, सॉरी हाँ। तो जो जैसा जॉब है उसी तरीके का उनको काम करना होगा। अगर वो ऑफिस बॉय है तो नॉर्मली ऑफिस के काम उसे करने होंगे, अगर वो नर्स हैं तो नर्स वाले काम करने होंगे, अगर टीचर हैं तो उन्हें टीच करना होगा, कोई मेसन है तो उसे घर बनाना होगा। मतलब जैसा जॉब का नेचर होगा वैसे उसके काम का भी नेचर होगा। तो ये था हमारा जो भी एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो हम लोगों ने देख ली और ये एक्टिविटीज आप लोग कर लीजिएगा। तो अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने प्रॉपर समझने की कोशिश की होगी। और इसके बाद जो भी हमने पढ़ा है ना उसका प्रॉपरली नोट भी बना लीजिएगा, क्योंकि विदाउट नोट्स आप इसे लर्न नहीं कर पाओगे। तो हर एक का नोट्स आप प्रॉपरली बना लोगे और बनाने के बाद उसे लर्न करोगे। मोस्ट ऑफ द जो इसके डेफिनेशंस होते हैं उनके, और इसके बाद जो इसके फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके पॉइंट्स सीक्वेंस में प्रॉपरली लिखिएगा। उसका एक्सप्लेनेशन भले ही आप अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर फर्स्ट लेसन। और पहले पार्ट में हम लोगों ने जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह हैं सब चीज़ें देख ली हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें पैसे देती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो पैसे नहीं देती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से और भी लेसन्स आएंगे जिससे कि हम मैनेजमेंट स्किल सीख सकें और बहुत सी चीज़ें सीख सकें। तो आप लोग टच में रहिएगा, बी कनेक्टेड रहिएगा। ये सब्जेक्ट आपको यदि पसंद है, आप इसे लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर करिए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियोस के मिलते रहें। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।